Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Law Association. Today we will discuss chapter number 1 of Contract Act 1872. यहाँ से हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होता है. चैप्टर 1 ऑफ कम्युनिकेशंस, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स. सेक्शन 3 को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन क्या है, उनका मतलब क्या है. सबसे पहले है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स एक्ट ऑफ गिविंग, रिसीविंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन. इसका मतलब है कम्युनिकेशन जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करना या फिर किसी और के साथ शेयर करना. इट मीन्स कि किसी और से कोई मैसेज रिसीव करना या तो अपना मैसेज या इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करना, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं. एंड सेकंड है एक्सेप्टेंस, एक्ट ऑफ टेकिंग और रिसीविंग समथिंग ऑफर्ड. एक्सेप्टेंस है कबूल करना, मीन्स के टेकिंग और रिसीविंग समथिंग ऑफर्ड. हमें कुछ ऑफ़र किया गया है और उसको टेक करना, रिसीव करना, उसको कबूल करना, इट मीन्स एक्सेप्टेंस. एंड थर्ड पे है रिवोकेशन. रिवोकेशन मीन्स विथड्रॉल और कैंसलेशन ऑफ समथिंग. किसी चीज़ से पीछे हटना, कैंसिल करना, उसको ख़त्म करना. फिर वो एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, प्रपोजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. किसी भी ऑफ़र को ख़त्म करना, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, कैंसिल करना, उसको हम रिवोकेशन कहते हैं. अब हम सेक्शन को पढ़ते हैं और उसको मज़ीद समझते हैं. द कम्युनिकेशन ऑफ proposals, the acceptance of proposals and the revocation of proposal and acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it. इसका आसान मतलब ये है कि जब हम प्रपोज़ल देते हैं या फिर प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हैं या फिर उससे रिवोक करते हैं, तो वो तब कंप्लीट होगा जब हम उसको कम्युनिकेट करेंगे, जब हम वो इन्फॉर्मेशन उस बंदे से कम्युनिकेट करेंगे. किसी को हमें प्रपोज़ल देना है या फिर हमें उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना है, अगर हमें रिवोक करना है, हम कम्युनिकेट करेंगे. हर एक्ट के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है. जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तभी उस एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन और प्रपोज़ल को माना जाएगा. अब वो कम्युनिकेशन उस बंदे के सामने हम अपने वर्ड्स में कहकर या फिर बाय लेटर, किसी को लेटर भेजकर या फिर मोबाइल पे में, हमें किसी भी तरह वो कम्युनिकेशन करनी है. नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट. कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? हम कब कह सकते हैं कि हमने प्रपोज़ल, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन कम्युनिकेट कर दी है, अगले बंदे तक कन्वे कर दी है. सेक्शन 4 जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले है कि प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है. द कम्युनिकेशंस ऑफ अ प्रपोज़ल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड. प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब उस बंदे तक ये बात पहुंच जाए, उसकी नॉलेज उसके इल्म में आ जाए जिसको प्रपोज़ल दिया जा रहा है. दूसरा इसका जो पार्ट है उसमें है कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है. द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. प्रोपोज़र जो ऑफरर है उसके खिलाफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है जब एक्सेप्टर ने अपने किसी एक्ट से एक्सेप्ट कर दिया वो प्रपोज़ल और वो उसकी एक्सेप्टेंस प्रपोज़र के नॉलेज में आ गई. किसी एक्ट से इट मीन्स के उसने लेटर भेजकर ये बताया कि मैं आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करता हूँ, और जब वो प्रपोज़र की नॉलेज में आ गया तब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है. और इसका थर्ड पार्ट है कि रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है. कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it, is against the person to whom it is made when it comes to his knowledge. इसमें एग्जैक्टली वही चीज़ है जो ऊपर हमने डिस्कस की. जिसने ऑफ़र किया था वो अपनी ऑफ़र से रिवोक करना चाहता है तो वो किसी एक्ट से
कोई लेटर भेज के या किसी भी तरीके से रिवोक करता है, उसकी तरफ से रिवोकेशन कंप्लीट हो गई जब उस बंदे की नॉलेज में आ जाए तो ऑफरर के खिलाफ कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 5, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। इसमें ये बताया गया है कि प्रपोजल कब रिवोक होगा और एक्सेप्टेंस कब रिवोक होगी। तो पहले है कि a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards। ऑफर या प्रपोजल उसी वक्त रिवोक हो जाएगा जब आपको प्रपोजल मिला और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले आपने उसको रिजेक्शन लेटर लिखा, उसको रिवोक कर दिया, तो प्रपोजल की रिवोकेशन हो जाएगी। मीन्स कि उसको एक्सेप्ट करने से पहले आपने अपनी तरफ से कैंसिल कर दिया। और इसके बाद है इन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस is complete is against the acceptor but not afterwards। एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन तब कंप्लीट होगी जब आपको एक प्रपोजल मिला, आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप उसको रिवोक करना चाहते हैं तो फिर ऐसे फास्ट सोर्स से रिवोक करेंगे। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जो है, एक्सेप्टेंस जो आपने किया है बाय लेटर या किसी भी तरीके से, वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले प्रपोजर तक रिवोकेशन का मैसेज पहुंच जाए तो आपकी एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सेक्शन 6 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रिवोकेशन हाउ मेड। इस सेक्शन में रिवोकेशन के तरीके बताए गए हैं कि किन किन तरीकों से हम अपना प्रपोजल रिवोक कर सकते हैं। A proposal is revoked, नंबर फर्स्ट पे है, by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party। अदर पार्टी को नोटिस देकर आप उसमें रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। आपको जो प्रपोजल दिया था उसके साथ साथ आपको एक टाइम दिया गया था, इतने टाइम में आपको ये एक्सेप्ट करना है। अगर आप उस टाइम में वो एक्सेप्ट नहीं करते तो वो प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। एंड नंबर थर्ड पे है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। आपको प्रपोजल के साथ एक कंडीशन दी गई थी, एक शर्त थी कि अगर आपको ये एक्सेप्ट करना है तो उसके साथ साथ ये कंडीशन फुलफ़िल करनी है, और आप उस कंडीशन को फुलफ़िल करने में फ़ेल हो जाते हैं तब भी वो प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। एंड लास्ट में है बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ़ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। प्रपोजल तब भी रिवोक हो जाएगा जब जो प्रपोजर है उसकी डेथ या फिर इंसेनिटी की कंडीशन में, अगर उस बंदे ने प्रपोजर दिया और उसकी डेथ हो गई या फिर वो इंसेन हो गया और एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी डेथ या इंसेनिटी का पता चल गया, तब भी वो प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 7, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट। अगर किसी प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये 2 पॉइंट्स बताए गए हैं नीचे। नंबर 1 है बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। इट मीन्स के बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए, जो अगली पार्टी है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके विदाउट एम्बिग्यूटी, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। सेकंड है बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रेस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड। If the proposal prescribes a manner in which it is accepted, if the proposal prescribes is not made in such to be accepted, and the acceptance is not made in such manner, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, but if he fails to do so, he accepts the acceptance।
इसमें जो है प्रेस्क्राइब्ड मैनर के बारे में बताया गया है। इट मीन्स के प्रोपोजर ने जो मैनर प्रेस्क्राइब किया है एक्सेप्टर को उसी तरह वो एक्सेप्ट करना है। ये अनयूजुअल मैनर में एक्सेप्ट नहीं होगा जैसे बाकी सारी एक्सेप्टेंस होती है, इस तरह से नहीं। इसमें जो है एक मैनर बताया गया है। जो प्रोपोजल देता है वो एक तरीका बताता है कि इस तरह से आपने इसको एक्सेप्टेंस करना है, तो एक्सेप्टर को भी उसी तरह से उसी मैनर में वो एक्सेप्ट करना है, तभी वो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होगी। लेकिन अगर वो एक्सेप्टर जो है वो नहीं करता उसी तरीके से, तो प्रपोजल को चाहिए कि वो उसको इंसिस्ट करे वो इस तरीके से एक्सेप्ट करना है, और अदरवाइज ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो प्रपोजल इंसिस्ट नहीं करता और टाइम गुजर जाता है तो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उसकी एक्सेप्टेंस। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन 8, acceptance by performing conditions or receiving consideration. Performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for the reciprocal promise which may be offered with the proposal is in acceptance of the proposal. इसमें ये बताया गया है कि प्रोपोजल में जो कंडीशंस डिफाइन की गई थी, अगर वो कंडीशंस एक्सेप्टर ने फुलफिल कर दी मीन्स के उसने वो प्रोपोजल एक्सेप्ट कर दिया है। जो कंडीशंस उसको एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी थी फुलफिल करना, उसने वो फुलफिल कर दी, या फिर उसके बदले में जो कंसिडरेशन थी वो प्रोपोजल से कंसिडरेशन रिसीव कर दी, तो इसका मतलब यही होता है कि उसने उस प्रोपोजल की एक्सेप्टेंस कर दी है। उसके बाद है चैप्टर 1 का लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 9, promises express and implied. In so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed. जो proposal है या acceptance है किसी promise की, अगर वो या तो वो written words में है या वो spoken words में है, तो मीन्स के orally expressed है, तो हम उसको express promise कहते हैं। और उसके बाद है इन सो फार एज सच प्रोपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स द प्रोमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। अगर वो प्रोपोजल और एक्सेप्टेंस वर्ड्स के अलावा किसी और तरीके से है, वो किसी कंडक्ट से एक्सेप्ट की गई है, उसको हम इम्प्लाइड कहते हैं। That's all. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे के सेक्शंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।